मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी का एक बार फिर से द इंजीनियर्स के ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत करता हूं। आज का जो डिस्कशन है उसमें हम लोग देखेंगे कि जो अरेंजमेंट ऑफ रिविट्स कैसे होता है, किस तरीके के आप कनेक्शन बना सकते हो। चेन रिविटिंग हो सकता है कि जिगजैग हो सकता है या स्टैगर्ड हो सकता है, उसके अलावा डायमंड रिविटिंग हो सकता है। उसके बारे में हमको आज पढ़ना है। थोड़ा सा मैं पिछले लेक्चर की बात करूं तो पिछले लेक्चर की अगर हम बात करें तो उस लेक्चर नंबर 4 में जो रिविट कनेक्शन बोल्ट कनेक्शन है उसमें हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किया है। तो आप उस न्यूमेरिकल को जब सॉल्व कर लेंगे तो आप देखोगे जो पिछले 3 लेक्चर हमने पढ़ाए थे 1, 2, 3 करके, उसके बाद चौथा जो पार्ट हमने बनाया वो न्यूमेरिकल पे बनाया। अब फिर से जो 5वां लेक्चर है रिविट एंड बोल्ट कनेक्शन का, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो आपका कनेक्शन कैसे बनता है, इसका फेल्योर कैसे होता है, इसकी स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्री देखोगे और मेंस देखोगे दोनों में इसका वेटेज काफी ज्यादा है। अगर बात करें जो इसका स्ट्रेंथ हम निकालते हैं, अगर हम लिमिट स्टेट से निकालेंगे तो वो प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन वर्किंग स्ट्रेस मेथड्स की अगर बात करें तो वो सेमेस्टर एग्जाम जो डिप्लोमा होता है उसमें पूछा जाता है और जो पुराने क्वेश्चन थे उसमें पूछा जाता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम अगर आप देखोगे तो लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो मुझे जो है यहाँ पे WSM को भी डील करना है और लिमिट स्टेट मेथड से भी डील करना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ द रिविट्स, और जो कि सिंगल कवर बट जॉइंट को हम लोग डील कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो भी चीजें आपकी आ सकती हैं सिंगल कवर बट जॉइंट। सबसे पहले अगर हम बात करें चेन रिविटिंग है। क्या है? चेन रिविटिंग। तो चेन रिविटिंग की अगर हम बात करें, इसको चेन क्यों बोलते हैं इसलिए इसको ध्यान से देखना है। चेन रिविटिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई प्लेट है, ये आपका कोई मेंबर है, ये क्या है, दिस इज द मेंबर है, ये कोई मेंबर है और उस मेंबर में आपने ये कोई प्लेट यूज कर रखी है। क्या यूज कर रखी है? प्लेट। प्लेट में आपने जो लगा रखे हैं इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड रिविट और बोल्ट्स। रिविट्स और स्लैश बोल्ट्स हो सकता है, बोल्ट्स। तो रिविट और बोल्ट्स अगर हम लगाते हैं तो इनका जो आप लाइन देखोगे अगर वो सेम रहता है तो आप उसको चेन रिविटिंग बोलते हो। क्या बोलते हो? चेन। एक ही लाइन में अगर कोई चीज होती है तो उसे क्या बोलते हैं? चेन बोलते हैं। तो इसे बोलेंगे चेन रिविटिंग। और इसमें आप देखोगे कि जो पिच आएगी, दिस इज द पिच, ये जो वैल्यू आएगी इसकी ये पिच कहलाएगी। क्या कहलाएगी? दैट इज कॉल्ड पिच, ठीक है। अब आप इस दूसरे वाले में अगर देखें, दूसरा जो है इसको बोलते हैं स्टैगर्ड रिविटिंग और जिगजैग रिविटिंग। क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड रिविटिंग और जिगजैग रिविटिंग। स्टैगर्ड क्यों बोला अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहां पे एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, क्लियर। और आप ये देखोगे कि ये जो आप पिच देखोगे इसके बीच में ये वाली जो वैल्यू आप देख रहे हो, दिस वैल्यू अगर आप बात करोगे तो दिस इज कॉल्ड स्टैगर्ड पिच। तो इसको क्या बोलोगे? स्टैगर्ड पिच। स्टैगर्ड पिच, इसको क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड पिच। तो आप देख सकते हो कि इस लाइन में और इस लाइन में क्या डिफरेंस हो गया कि इससे आप देखोगे इससे डायगोनल मेंबर मिल रहा है आपका, और आप इस लाइन में अगर आप देखोगे तो ये जो पिच कहलाएगी दैट इज कॉल्ड स्टैगर्ड पिच। इसलिए इस जॉइंट को बोलते हैं स्टैगर्ड रिविटिंग और जिगजैग। जिगजैग इसलिए क्योंकि आप ऐसे जा रहे हो फिर ऐसे आ रहे हो, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं था। यहां पे कुछ लाइन में था, दूसरी लाइन ये थी, तीसरी लाइन कुछ इस तरीके से थी, तो आप इसको स्टैगर्ड बोलते हो। स्टैगर्ड का मतलब होता है इस तरीके से जिगजैग मोशन, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड और जिगजैग मोशन, ठीक है। जैसे कोई पार्टिकल जिगजैग मोशन करता है तो उसे बोलते हैं आपका जिगजैग या ब्राउनियन मोशन कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो उसका नाम आता है, ध्यान दीजिएगा एग्जाम में 2 नाम से इसको बोला जा सकता है, दैट इज कॉल्ड स्टैगर्ड रिविटिंग और जिगजैग रिविटिंग बोल सकते हो। तो नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कितने टाइप के पैटर्न होते हैं, कि अरेंजमेंट ऑफ रिविट और बोल्ट आप किस तरीके से कर सकते हो। तो यहां पे रिविट्स भी लिख सकते हो और आप बोल्ट भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? बोल्ट्स भी लिख सकते हो, क्लियर। यहां पे अगर हम बात करें डायमंड रिविटिंग की, अगर बात करें इसको डायमंड क्यों बोला गया उसके बारे में हमको देखना है। बहुत ज्यादा इसका कोई थ्योरेटिकल पॉइंट नहीं है, आपको डायग्राम से देख के पहचानना है कि किस तरीके का आपका ये पैटर्न हो सकता है। क्योंकि एग्जाम में जब हम इसकी स्ट्रेंथ के बारे में एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ में हमको इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कई बार आपको सपोज नंबर ऑफ बोल्ट पता चल गया, देखो जरूरत कहां पे पड़ेगी, उस बेसिक फंडा को मैं क्लियर कर देता हूं। सपोज आपने नंबर ऑफ बोल्ट्स निकाल लिए, 8 है, 9 है, कुछ भी है,
उस 9 बोल्ट्स को आपको किस तरीके से अरेंज करना है वो आप पे डिपेंड करता है, और किसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जब हम फेल्योर के बारे में पढ़ेंगे, फेल्योर के बाद में हम लोग स्ट्रेंथ का एनालिसिस करेंगे, तो वहां पे आपको बताएंगे कि ये वाला पैटर्न कितना अच्छा होता है और ये वाला पैटर्न कितना अच्छा हमारे लिए होता है और ये वाला पैटर्न आपका अच्छा होता है। तो बेस्ट कौन सा होता है हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आपके पास सपोज 9 बोल्ट हैं। अब 9 बोल्ट को आपको किस तरीके से प्रोवाइड करना है, कि इस तरीके से प्रोवाइड करना है कि इस तरीके से प्रोवाइड करना है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। तो आपको देखना पड़ेगा, इसके बारे में आपको तभी समझ में आएगा जब हम लोग स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन करेंगे, और आपको वहां पे बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डायमंड अच्छा होता है कि ये वाला अच्छा होता है, दैट इज कॉल्ड स्टैगर्ड। तो वहां पे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, बस यहां पे आपको बस पैटर्न समझना है। तो आप ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पे जो प्रोवाइड किया, सबसे पहले इस लाइन में मैंने 4 बोल्ट या रिविट्स प्रोवाइड किए, फिर दूसरी लाइन में हमने क्या किया, 3 रिविट्स और बोल्ट्स प्रोवाइड किए, और फिर इस अगली लाइन में हमने क्या किया, 2, और फिर लास्ट वाले में 1। सेम पैटर्न, ये प्लेट आपकी कवर प्लेट है, जैसे मैंने बताया बट जॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, बीच में सपोज इसका मैं डायग्राम अगर बनाऊं तो कुछ इस तरीके से है। दिस इज द, अगर आप देखोगे इसका पैटर्न है, थोड़ा सा समझने के लिए, सिंगल कवर बट जॉइंट है, अगर बात कर लें तो कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो। इस जॉइंट को यहां पे लेके आए और इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। क्लियर? ये लोड P हमने दिखा दिया और ये लोड आपने क्या दिखा दिया, दैट इज P। इसके ऊपर एक कवर प्लेट लगा देते हैं, दैट इज कवर प्लेट। अगर आप लगाओगे, दिस इज द कवर प्लेट, ये कवर प्लेट हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसके पैटर्न पे बनाना तो आप यहां पे बनाओगे, फिर इसके बाद यहां पे बनाओगे। अभी बहुत अच्छे से इसको डिटेल में हमें वो पढ़ना है, जब हम स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन करेंगे तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हो जनरली। ठीक है, इस तरीके से आप देखोगे कि इसको बना सकते हो। सेम पैटर्न आपको कहां पे लाना पड़ेगा, इस साइड में भी ऐसे आप लगा सकते हो, इस तरीके से इसके नीचे लगा सकते हो, फिर यहां लगा सकते हो, फिर लास्ट में लगा सकते हो। तो आप देखोगे कि इस तरीके से आपका जो है ये सिंगल कवर बट जॉइंट रहता है, जिसके केस में आप बना सकते हो इस तरीके से आपका जॉइंट ये बन जाता है। क्लियर? तो आपने रिवेट इसको लगा दिया, जैसा पैटर्न था मैंने वैसे ही बना दिया। ठीक है, ये सामने से देखोगे ये टॉप में दिखाई देगा, उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, जो इसका पिछला लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहां पे। तो ये पैटर्न आपका हो गया। इसको डायमंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो शेप है वो कुछ डायमंड जैसा है। देखिए इसका जो शेप है कुछ डायमंड जैसा है। अगर आप डायमंड का शेप देखोगे तो कुछ इस तरीके से रहता है। दिस इज द कॉल्ड डायमंड, डायमंड सेक्शन। आपने पढ़ा होगा, सोम में भी डायमंड सेक्शन में पढ़ा होगा स्ट्रेंथ वगैरह निकालने के लिए। दिस इज द कॉल्ड डायमंड सेक्शन। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, डायमंड बोलते हैं। तो आप देखोगे इसका जो पैटर्न है कुछ इस तरीके से डायमंड आपका बन जाता है। कोई जरूरी नहीं कि आपके ये 4 बोल्ट आप इधर दियो, अगर 4 बोल्ट आप इधर दे देते इस तरीके से और इधर कम करते जाते तब भी आप उसको डायमंड सेक्शन बोल सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं क्रॉस सेक्शन को यहाँ पे पैटर्न चेंज कर दूं, सपोज इसी पैटर्न को अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे कि सपोज इस पैटर्न को अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तब भी आप ये पैटर्न ले सकते हो। सपोज 4 बोल्ट मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए, लेकिन जनरली प्रोवाइड नहीं करते क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब ऐसा क्यों प्रोवाइड करते हैं, ऐसा क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा भी प्रोवाइड कर सकते हो, ऐसा कि नहीं इसको प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। तो ये भी एक पैटर्न हो सकता है। आप देखोगे कि इसका जो शेप है वो भी एक तरीके का क्या है, डायमंड है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि इसका शेप ऐसे ही हो, ऐसे भी डायमंड इसको आप बोल सकते हो। लेकिन ये कब बनाते हैं और इसको कब बनाते हैं डिपेंड करेगा कि कैसा लोड आ रहा है, कि वहां पे फेल्योर इससे ज्यादा हो सकता है कि इससे ज्यादा हो सकता है। तो हम जब एनालिसिस करेंगे वहां पे स्ट्रेंथ का तो बहुत ही डीपली वहां पे आपको समझा देंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये क्यों नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से हमको सीखना है। अगली अगर हम बात करें, अगला जो पॉइंट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एसएससी जेईई में और गेट में आईईएस में पूछे गए हैं कि इसका फेल्योर के बारे में हमको पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड फेल्योर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेल्योर पे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसके बारे में हमको यहाँ पे एनालिसिस करना है, दैट इज फेल्योर। क्योंकि फेल्योर में क्या है ना, जब तक फेल्योर नहीं समझेंगे तब तक हमको स्ट्रेंथ के बारे में एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। फेल्योर से हमें यह पता चलता है कि सीयर में फेल हो रहा है या बीयर में फेल्योर हो रहा है या टीयर में फेल्योर हो रहा है, उसके बारे में हमको यहाँ पे एनालिसिस करना है। तो सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सीयर फेल्योर क्या होता है, बियरिंग फेल्योर क्या होता है और टीयरिंग फेल्योर क्या होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे एनालिसिस
करते हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले यहाँ पे कि बोल्ट और रिवेट का फेल्योर देखते हैं। जब कोई टेंसाइल फोर्स उस पर लगाते हैं तब के लिए ऐसा क्या हो सकता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, दैट इज फेल्योर ऑफ रिवेटेड और बोल्टेड जॉइंट। फेल्योर ऑफ रिवेटेड स्लैश बोल्टेड रिवेटेड स्लैश बोल्टेड जॉइंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये लेक्चर, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहां पे हम लोग, दैट इज कि क्या हो सकता है। अब देखो यहां पे क्या है, सपोज मैं आपको समझाता हूं, दो चीजें हैं। एक तो आपका दैट इज, अगर आप देखोगे, सपोज हम मान लेते हैं यहां पे एक दिस इज द मेंबर है। थोड़ी देर के लिए अभी हम सारे डायग्राम को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। दिस इज पी लोड, दिस इज द पी लोड, टेंसाइल फोर्स लगाया गया। और यहां पे जो एनालिसिस करना है, फेल्योर ऑफ रिवेट एंड बोल्टेड जॉइंट्स इन टेंशन। किसमें देखना है? टेंशन में देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहां पे टेंशन में। तो हमने बात किया, सपोज ये बोल्ट आपने लगा दिया, यहां पे रिवेट बोल्ट आपने जो भी अरेंजमेंट आपको करना है आपने कर दिया, इस तरीके से आपने लगा दिया, और आपने यहां पे भी लगा दिया, इस तरीके से आपने अरेंजमेंट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपका अरेंजमेंट है। तो यहां पे देखो क्या है, दो, एक तो बोल्ट है, एक तो प्लेट है। इसको क्या बोलेंगे? प्लेट बोलेंगे। और यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड रिवेट्स स्लैश बोल्ट। रिवेट है और प्लेट है। अब इसमें से दो इंसान का फेल्योर हो सकता है, या तो रिवेट फेल होगा या तो प्लेट फेल होगा, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि कौन मजबूत है। ठीक है, और फेल्योर ही हमारा यहां पे सबसे मेन पर्पज है कि क्योंकि स्ट्रक्चर में जो पहले फेल होगा उसी से स्ट्रक्चर की डिजाइन डिसाइड होती है। ठीक है, मतलब हम लोग यहां पे ये चेक कर लेंगे कि स्ट्रेंथ निकालेंगे, बोल्ट की स्ट्रेंथ निकालेंगे, प्लेट की स्ट्रेंथ निकालेंगे, और उनमें से जो मिनिमम होगा वो डिसाइड करेगा। अभी हम देखते हैं, सबसे पहले आते हैं यहां पे क्या है, एक आपका रिवेट है, फेल्योर ऑफ रिवेट्स स्लैश बोल्ट्स। देखो अगर मैं रिवेट्स की बात कर रहा हूं तो वो बात आपकी बोल्ट्स के लिए भी क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। बस बोल्ट का शेप कुछ और होता है और रिवेट का शेप कुछ और होता है। अब यहां पे फेल्योर ऑफ रिवेट्स और बोल्ट, इसमें दो चीजें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। शियर फेल्योर ऑफ रिवेट्स स्लैश बोल्ट्स। ठीक है, शियर फेल्योर ऑफ रिवेट्स और बोल्ट्स। सेकेंड वन इज बियरिंग फेल्योर ऑफ रिवेट्स स्लैश बोल्ट्स। ठीक है, अभी इसको डिटेल में समझेंगे, इसका मतलब क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पे क्या आ सकता है, नेक्स्ट फेल्योर ऑफ, सेकेंड वन फेल्योर ऑफ प्लेट। फेल्योर ऑफ प्लेट, प्लेट में अगर आप देखोगे तो कई तरीके का फेल्योर हो सकता है। सपोज दिस द 1 नंबर मैंने दे दिया, दिस इज द 2 नंबर। अब यहां पे बात करते हैं, यहां पे नंबर, दिस इज द नंबर, दिस इज द 4। इस तरीके से नंबरिंग हम लोग कर सकते हैं। पहला शियर फेल्योर ऑफ प्लेट, शियर फेल्योर ऑफ प्लेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी जेईई एग्जाम में कई बार तो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि आपके रिवेटेड जॉइंट में कितने तरीके से फेल्योर हो सकता है। मैंने क्या लिखा, शियर फेल्योर ऑफ रिवेट बोल्ट हो सकता है, बियरिंग फेल्योर ऑफ रिवेट बोल्ट हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं शियर फेल्योर ऑफ प्लेट हो सकता है, मतलब प्लेट का भी क्या हो सकता है, शियर फेल्योर हो सकता है। उसके बाद में बियरिंग फेल्योर ऑफ
ऑफ प्लेट। मतलब बियरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट भी हो सकता है, जैसे बियरिंग फेल्योर ऑफ रिवेट होता है वैसे बियरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें दैट इज टीयरिंग फेल्योर, टीयरिंग और टेंशन। ध्यान दीजिएगा, टीयरिंग और टेंशन दोनों बातें एक होती हैं, चाहे उसको आप टीयरिंग बोलो या उसको टेंशन बोलो। टेंशन फेल्योर ऑफ प्लेट, फेल्योर ऑफ प्लेट। और लास्ट वन जो इसका है, दिस इज 3 नंबर, दिस द 4 नंबर, दिस इज द 5 नंबर, दिस द 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर में आता है आपका, दैट इज अगर हम बात करें तो 6 में आपका आता है, अगर आप देखोगे दैट इज स्प्लिटिंग फेल्योर, स्प्लिटिंग फेल्योर ऑफ प्लेट, स्प्लिटिंग फेल्योर ऑफ प्लेट। तो इतने तरीके के आपके फेल्योर हो सकते हैं, लेकिन हमें कौन कौन से इसमें पढ़ने हैं, किसको हमको डिजाइन करना होता है रिविट्स में, उसके बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे। फिर ये देखेंगे कि किस फेल्योर को हम कोडल प्रिविजन से प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब प्रॉपर इंड डिस्टेंस, प्रॉपर एज डिस्टेंस, प्रॉपर पिच डिस्टेंस दे करके किस फेल्योर को अवॉइड किया जा सकता है और किस फेल्योर को अवॉइड नहीं किया जा सकता है। तो उसके बारे में हमको यहां पे पढ़ना है। तो सबसे पहले आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज शियर फेल्योर ऑफ रिवेट। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे, ये तो इतने टाइप के हैं लेकिन ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज शियर फेल्योर। सबसे पहले स्टार्ट होगा दैट इज शियर फेल्योर ऑफ रिवेट और बोल्ट। तो शियर फेल्योर ऑफ रिवेट और बोल्ट, किसी का भी हम लोग यहां पे पढ़ते हैं। तो जो डिस्कशन हमारा है वो सबसे पहले शियर फेल्योर से। अब आप यहां पे जब समझोगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इसका जो पिछला लेक्चर है वो भी थ्योरेटिकल है, लेक्चर नंबर जो भी आपका 5 होगा, सॉरी मैंने गलती से 6 बोल दिया था, वो 5 बोल दिया था, लेकिन इसके पहले एक लेक्चर और है, ये लेक्चर नंबर 6 रहेगा। इसके पहले एक लेक्चर और है 5 है, उसको आप प्रॉपर देखोगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी कि उसमें बट जॉइंट क्या होता है और आपका लैप जॉइंट क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, दैट इज शियर फेल्योर ऑफ rivets / bolts. Shear failure will occur. Shear failure will occur. Occurs. Shear failure will occurs when rivets / bolts will go out of, या ऐसा कह सकते हो will cut into 2 pieces। ध्यान दीजिएगा, कट इंटू 2 पीसेस, 2 पीस में अलग हो जाएगा। तो ऐसे जो आपको बोलोगे दैट इज कॉल्ड शियर फेल्योर। अब ये कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं समझूं, अगर लैप जॉइंट की मैं बात करूं, एग्जांपल के थ्रू मैं समझता हूं, जब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, दैट इज लैप जॉइंट। क्या है? दिस इज द लैप जॉइंट। लैप जॉइंट में कैसे होता है, सपोज दैट कि आपके पास दिस इज द, अगर आप देखोगे सपोज ये आपके पास प्लेट है एक, दिस इज द प्लेट, एक प्लेट ये है, क्लियर, और दूसरी प्लेट आपने लगा दिया, सपोज दैट आपने नीचे से अटैच कर दिया और आपने क्या कर दिया, लैपिंग करा दिया। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इसमें लैपिंग आ जाएगा, क्लियर। अगर आप लैपिंग कराओगे तो आप देखोगे यहां पे ये प्लेट है, इसे पी लोड लगा दिया गया है और टेंसाइल की बात हम कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? टेंसाइल की बात कर रहे हैं। सपोज दैट कि आपने यहां पे क्या कर दिया, एक रिविट लगा दिया है, रिविट भी हो सकता है, बोल्ट भी हो सकता है। इस रिविट को मैंने ये हेड बना दिया और एक हेड यहां पे आपने नीचे बना दिया, क्लियर। अब आप देखोगे लोड लगाने के बाद इसका क्या होता है, जैसे ही लोड आपने लगाया तो उसके बाद इसमें चेंज आता है। चेंज कैसा आएगा आप देखो, जब आप इसको मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, सबसे पहले अगर मैं देखूं तो टॉप पोर्शन आप कुछ इस तरीके से बनाओगे, दिस इज द टॉप पोर्शन, ये बॉटम पोर्शन,
उसके बाद बॉटम पोर्शन मैंने क्या किया, ये बना दिया, ठीक है, दिस इज द बॉटम पोर्शन, ठीक है। ये टॉप पोर्शन है, ये बॉटम पोर्शन है, आप इसको बना दोगे। पी लोड जब आप इस पे लगाओ, जब इसको पुल करोगे तो क्या होगा, जब आप देखोगे तो इस पे फोर्स लगेगा जो कि इस पे ट्रांसफर होगा, इस तरीके से फोर्स इस पे आएगा। तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से, दैट इज पी आएगा। जब पी इधर लगेगा तो बैलेंस करने के लिए ये शियर में आ जाएगा, दैट इज पी। फिर आप देखोगे जब इधर पी लगा है तो इसको बैलेंस करने के लिए पी इधर भी आएगा। शियर है इसलिए आधा प्लेन पे यहाँ पे हाफ एरो दिखाते हैं और यहाँ पे भी क्या है, हाफ एरो दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखोगे इसको बैलेंस करने के लिए इधर से भी क्या आना चाहिए, दैट इज पी। इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो शियर प्लेन है वो शियर प्लेन कितना वैल्यू दे रहा है, ये दिस इज द वैल्यू। तो आप देखोगे कि क्या होता है, कट इनटू टू पीसेस, दो पीस में अलग हो जाना, दैट इज कॉल्ड शियर। सपोज आपने किसी मेंबर को खींचा या पुल किया, सपोज दैट यही मेंबर अटैच थे आपस में, ये रिबिट टॉप पोर्शन है और ये बॉटम पोर्शन है, ऐसे था। अगर इसको मैं पुल करूं तो कुछ इस तरीके से जाएगा, तो इसे बोलते हैं शियर फेल्योर। तो ये क्या हो जाता है, शियर फेल्योर। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो फेल्योर है वो सिंगल है, सिंगल शियर है, यहाँ पे सिंगल शियर। तो मैं यहाँ पे जो n है फार्मूले में जब यूज करूंगा तो n की वैल्यू कितनी लूंगा, 1 लूंगा, क्लियर। तो आप इस तरीके से आप देख सकते हो। ये तो लैप जॉइंट था, मान लिया अब इसको मैं चेंज करता हूं। आप समझिएगा क्योंकि ये बेसिक फंडा है, जब आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी तो कई बार एसएससी में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सिंगल शेयर कहां पे आता है और डबल शेयर कहां पे आता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो यहां पे देखोगे कट इंटू टू पीस, कट इंटू टू पीस, ठीक है, टू पीस में क्या हो गया, कट हो गया। तो ज्यादातर जो बोल्ट्स होते हैं वो शियर फेल्योर में आपके कट जाते हैं। आप किसी भी बोल्ट को देख सकते हो, कई बार ट्रक में जो बोल्ट्स लगे होते हैं कई बार कट के अलग हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, जब बार बार व्हीकल रोटेट करता है तो जो बोल्ट होता है ट्रक में लगा होता है, जो आप व्हील्स में देखोगे तो काफी ज्यादा हीट हो जाता है। सपोज 100 किलोमीटर से ट्रक आ रहा है तो बोल्ट काफी हीट हो जाता है, तो बोल्ट कतर जाता है, कट जाता है। जब वो कट जाता है तो उसका कैसा फेल्योर होता है, शियर फेल्योर होता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स अगर मैं लैप जॉइंट की बात किया हूं तो अब दूसरा मैं जॉइंट बताता हूं, उसके बारे में आप देख लीजिए थोड़ा सा कि दूसरे जॉइंट में फेल्योर कैसे होता है, सिंगल होता है या डबल होता है, उसके बारे में हम लोग यहां पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सपोज एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं सिंगल कवर बट जॉइंट, सिंगल कवर बट जॉइंट। देखिए ये अगर आप बेसिक फंडा क्लियर कर ले जाते हो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब बट जॉइंट क्या होता है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया है, लेक्चर नंबर 5 अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे बहुत अच्छे से बना है कि जो बट जॉइंट क्या होता है उसके बारे में हमको देखना है। तो आप देखोगे बट जॉइंट में क्या होता है कि जब दो प्लेटों को आप क्या करते हो कि इंड टू इंड कनेक्ट करते हो तो उसे बोलते हैं बट जॉइंट। ये आपने क्या किया, एक और प्लेट को आपने क्या कर दिया, यहाँ पे एड अप कर दिया। दो प्लेटें हैं जिनको आपने जोड़ दिया, ठीक है। इस प्लेट की लंबाई थोड़ा बढ़ा सकते हो, इस तरीके से आप इसको बना। पी लोड आपने लगा दिया, दिस इज द मेन प्लेट, दिस इज द क्या है, ये है मेन प्लेट, इसको क्या बोलेंगे, मेन प्लेट, ठीक है। ये मेन प्लेट हो गई। उसके बाद में आपने क्या किया, इसके ऊपर एक कवर प्लेट लगा दिया, क्या लगा दिया, दैट इज कवर प्लेट। कवर प्लेट आप लगा दिया, उसके बाद आपने क्या किया, यहां पे आपने सपोज रिवेट कनेक्शन लगा दिया, इधर भी लगा दिया, यहां पे भी लगा दिया आपने। इस तरीके से आपने क्या कर दिया, रिवेट आपने बना दिया, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या किया, रिवेट कनेक्शन आपने बना दिया, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने पूरा 3D डायग्राम बनाया है, तो आप वहां से अच्छे से क्लियर कर सकते हो 3D डायग्राम में चीजें कैसे होती हैं, ठीक है। तो इसको आप बोलते हो दैट इज कॉल्ड कवर प्लेट। क्या बोलोगे, कवर प्लेट, ठीक है। इसका फेल्योर समझ लेते हैं थोड़ा सा कैसे होता है। जब आप इसका फेल्योर समझोगे तो क्या होता है, जब पी फोर्स इसमें लगाते हैं थोड़ी देर के बाद क्या होता है, ये फोर्स जो पी यहां पे आता है ये कवर प्लेट में ट्रांसफर हो जाता है। तो इसका अगर आप डायग्राम बनाओगे तो ये भी क्या होता है कि सपोज मैं इस रिवेट की बात कर रहा हूं, सपोज 1 नंबर की बात कर रहा हूं, इसको मैं अलग से बनाता हूं, इस तरीके से आप इसको देख सकते हो, ठीक है। इसका जब फेल्योर होगा कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से, ठीक है। जब आप यहां पे देखोगे तो क्या होगा,
जब P फोर्स आप लगा रहे थे तो ट्रांसफर होगा, जब P फोर्स आप लगाओगे तो यहां से बोल्ट क्या होगा, कट होगा। कहां से, रिविट्स और बोल्ट यहां से कट होगा, इसका कट यहां से होगा। कैसे होगा उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। जब P फोर्स इस पे लगाओगे तो ट्रांसफर होगा फोर्स। जब ट्रांसफर होगा तो आप देखोगे कि जब कवर प्लेट इससे जब यहां से इस पे जाएगा तो क्या होगा, डायरेक्शन अगर हम बात करें तो आप इस पे देखोगे कुछ इस तरीके से फोर्स जाएगा, दिस इज द P। तो यहां पे शियर फेल्योर अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से यहां पे भी क्या हो जाएगा, P। इसको बैलेंस करने के लिए P ऐसे होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा सोम में कि जो शियर होता है वो कंप्लीमेंट्री होता है। कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक होता है। अब पूरक का मतलब क्या होता है कि अगर यहां पे P है तो यहां पे भी क्या आएगा, P आएगा। ठीक है, अब बात कर लें जब इस पे P गया है तो बैलेंस करने के लिए इस पे भी क्या आएगा, दैट इज P। तो आप इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। तो इस रिविट्स की मैंने बात यहां पे की। ठीक है, अब आप देखोगे यहां पे भी जो है रिविट्स कट इनटू टू पीस में कट हो गया। लेकिन यहां पे आप देखोगे जो शियर का प्लेन आएगा, शियर प्लेन n की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, 1 होगी। तो इसे बोलते हैं शियर प्लेन, जिसको हम कैलकुलेशन में यूज करेंगे शियर प्लेन। ये आपकी वैल्यू हो जाती है। तो आपको क्या ध्यान देना है यहाँ पे कि किस तरीके से बोल्ट क्या है, दो पार्ट में कट जाता है, तो उतना देखना आपको है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अगर मान लो इस ऐसे शेप इसी बोल्ट में दो जगह बने होते तो n की वैल्यू 2 होती। तो वो डबल कवर बट ज्वाइंट में ऐसा होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये सिंगल कवर बट ज्वाइंट है। अब जो अगला हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो है डबल कवर बट ज्वाइंट। उसके बारे में फेल्योर बता देते हैं। डबल कवर बट ज्वाइंट, ठीक है, इसके बारे में हम लोग यहां पे पढ़ते हैं। अब डबल कवर में क्या होता है, दो प्लेटें लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दो प्लेट्स का हम लोग यूज करते हैं, उसे बोलते हैं डबल कवर बट ज्वाइंट। अगर हम डबल कवर बट ज्वाइंट की बात करें तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा, आपको प्लेट लगाना पड़ेगा। जब प्लेट आप लगाओगे तो कुछ इस तरीके से लगाओगे, दिस द प्लेट। आपने प्लेट को लगा दिया। जब प्लेट आप लगा दोगे तो यहां पे क्या होगा, अब इस रिविट्स को आपको और अंदर लाना पड़ेगा इस तरीके से, दिस इज द रिविट। ये होल थिंग है आपकी, दिस इज द रिविट। आप इस तरीके से बनाओगे। आप देखोगे कि यहां पे आपको फिर से रिविट का जो है हेड बनाना पड़ता है, जिसको प्रोसेस को पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग, रिविटिंग बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या कर दिया, बना दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से रहेगा। क्लियर? तो आप देखोगे कि आपको ये चीजें क्लियर थोड़ा सा हो जाएंगी। हालांकि मैंने पिछले लेक्चर में इसको डिस्कस किया है, फिर भी मैं एक बार और समझा देता हूं आपको, ताकि बहुत ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट में और दिक्कत ना आए। क्लियर? अब हमें क्या करना है, ये आपकी कवर प्लेट है, ये भी क्या है, दैट इज कवर प्लेट है। कवर प्लेट है। अब मैं मान लेता हूं, सपोज किसी भी रिविट की बात कर लेते हैं, सपोज 1 नंबर की बात करते हैं। आप 2 नंबर की बात करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले नंबर पे हम लोग लेते हैं 1 नंबर, 1 पे चलते हैं। सपोज आपने बनाया, ये एक पार्ट आपने डिस्कस किया, दिस इज द, इसको मैं टॉप पे डिस्कस करता हूं इस साइड में, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। यहां पे अगर आप देखिए, इस वाले बोल्ट के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि मैं यहां पे बना रहा हूं। क्लियर? अगर मैं बात करूं, टॉप पोर्शन कुछ इस तरीके से आएगा, दिस इज द टॉप पोर्शन। उसके बाद में आप ये बीच का पोर्शन कुछ आएगा इस तरीके से, ठीक है, ये बचेगा। उसके बाद कुछ पोर्शन नीचे का आ जाएगा। अगर आप देखोगे, इसका शेप प्रॉपर बनाते हैं, ये कट करेगा तो थोड़ा इधर पार्ट हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा इधर साइड में बनाते हैं, क्योंकि जब 2 पार्ट में टूटेगा ना तो अलग हो जाएगा थोड़ा सा ये पार्ट। और इसके नीचे हम लोग जस्ट ये बना देते हैं। इस तरीके से आप लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो जब कट होगा अपर पोर्शन, लोअर पोर्शन, इस तरीके से, तो ये जब आप जाओगे तो ये जो है कवर प्लेट का रहेगा, इसको सी से डिनोट करते हैं ऊपर का, ये भी कवर का नीचे का, और ये मेन प्लेट का पार्ट है। किसका है? मेन प्लेट का पार्ट है। क्लियर? अब इसके फोर्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं उसके बारे में देखते हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग बात करेंगे कि कवर प्लेट के बारे में बात करना, जब P फोर्स आप लगाओगे, अब फोर्स 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कैसे? ऊपर कवर प्लेट है और नीचे भी कवर प्लेट है, मतलब आधा फोर्स ऊपर वाली प्लेट लेगी और आधा फोर्स क्या है, नीचे वाली प्लेट लेगी। अब इसका मतलब है कि आधा आधा फोर्स क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आप देखोगे कि यहां पे दिस इज द P/2, ठीक है, नीचे वाली भी प्लेट क्या आ जाएगी, P/2।
जब यहां पे P/2, देखो फोर्स का बैलेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं समझा देता हूं, कैसे समझते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अगर P/2 यहां पे है तो जब आप इसको इधर P/2 जाएगा फोर्स, तो उसको बैलेंस करने के लिए जो यहां पे शियर में आएगा वो भी क्या आएगा, दैट इज आपका P/2 आएगा। फिर इस वाले फेस की अगर बात करोगे, देखिए ये वाला इससे अटैच था, अब वो कट हो गया तो थोड़ा सा अलग हो गया, क्योंकि शियर फेल्योर में क्या होता है, टू पीस में क्या हो जाता है, कट हो जाता है। तो आप देखोगे कि यहां पे जो है दिस इज, ये डायरेक्शन आप देखोगे दिस इज द दिस, अब P/2 आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। फिर आप देखोगे यहां पे बैलेंस करना हमको है इस वाले पॉइंट पे, फिर इस वाले पे आते हैं, इस पे भी फोर्स कितना गया होगा, P/2, P/2। फिर यहां पे बैलेंसिंग के लिए इस तरीके से आपका P/2, फिर इस पे कितना गया होगा, दैट इज P/2। क्लियर। अब आप ये बताइए, ये वाला जो पीस है इधर जा रहा है, लेकिन शियर फेल्योर में अगर आप देखोगे ये जो फोर्स है दिस इज द P/2 ऐड करोगे तो कितना आएगा, P। बैलेंस होना चाहिए हर फोर्स, सिग्मा Fx सिग्मा Fy इक्विलिब्रियम कंडीशन आपकी मेंटेन होनी चाहिए। तो आप देखोगे कि यहां पे P/2 इधर से हो जाएगा, P/2 इधर से टोटल जोड़ोगे तो इस साइड में टोटल P होगा, उसको बैलेंस करने के लिए P आपको इधर लगाना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड बियरिंग फोर्स। बियरिंग फोर्स, देखो बियरिंग फोर्स ऑलवेज इन कंप्रेशन नेचर, और विथआउट बियरिंग कभी भी शेयरिंग नहीं आ सकता। ये पॉइंट मैंने पिछले लेक्चर में बताया, फिर से लिख देता हूं, विथआउट बियरिंग शेयरिंग विल नॉट अकर, शेयरिंग विल नॉट अकर। ठीक है, ये अकर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब तक कोई बियरिंग फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये शेयरिंग हो ही नहीं सकता था। मतलब इस पे P फोर्स आया होगा तभी जाकर के ये आपस में शेयर किया, तभी जाकर के एक प्लेन से दूसरे प्लेन में चला गया, मतलब वो कट हो गया टू पार्ट में। तो जब बियरिंग आया होगा इस वाली प्लेट पे, जब बियरिंग फोर्स लगा होगा, यहां पे मैं जो दिखा रहा हूं वो P, यहां पे मैं दिखा रहा हूं बैलेंस करके, ये वाला वैल्यू दिखा रहा हूं। ठीक है, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो P/2 इधर चला गया, P/2, और P/2 पार्ट आपका यहां पे चला गया। क्लियर? तो आप देखोगे यहां पे जो शियर प्लेन आएगा, n की वैल्यू जो आएगी वो शियर प्लेन यहां पे कितना आएगा, शियर प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है, शियर प्लेन इक्वल टू n बराबर कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आप देखोगे, और बियरिंग में भी आप जब देखोगे तो बियरिंग में भी जो होता है वो यहाँ पे वैल्यू जो है डबल कवर, जब बट ज्वाइंट आप पढ़ते हो तो बियरिंग में भी जो n की वैल्यू होती है वो 2 कंसीडर की जाती है। सिंगल शेयर में जब हम देख रहे थे तो बियरिंग में भी जो n की वैल्यू होती है वो भी 1 कंसीडर की जाती है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्यों बताया, क्योंकि विदाउट बियरिंग शेयरिंग नहीं होता है। तो जब आप बियरिंग में 1 लोगे तो शेयरिंग में भी 1 लोगे, जब आप बियरिंग में 2 लोगे तो शेयरिंग में भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे कितने प्लेन हो गए शेयर के, एक ये प्लेन हो गया, आप देख सकते हो अच्छे से, एक ये हो गया, एक पार्ट में आप देखोगे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो आप 2 प्लेन यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसको याद रखोगे, एसएससी जेईई इस पे भी क्वेश्चन वो पूछा है। तो इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। अगला है आपका जो फेल्योर है। देखिए हम बहुत ही बेसिक से डिस्कस कर रहे हैं, ना ही ज्यादा बहुत हाई लेवल, और चाहे आप डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हो और चाहे बीटेक के, सारे स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर आप पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि लेवल में कोई कमी है, लेवल पूरा एकदम बेसिक से मैं ले रहा हूं चीजों को और टॉप पे आपको ले जाऊंगा। आप देखते जाइए, एक एक लेक्चर आप पढ़ते जाइए, और लेक्चर में आप जो भी है प्रॉपर नोट्स बनाते चाहिए। प्रॉपर नोट्स जब आपके पास रहेगा तो इससे क्या होता है कि हमें चीजें रिकॉल करना, सपोज कोई चीज आपको समझ में नहीं आई तो जा करके तुरंत आपके जब नोट्स रहेंगे तो तुरंत आप वहां से समझ सकते हो। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि नोट्स जरूर बनाना है, जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तो चीजें आपकी क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, तो आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, तभी आप लेक्चर को समझ पाओगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है बियरिंग फेल्योर ऑफ बोल्ट। बियरिंग फेल्योर ऑफ रिवेट्स और बोल्ट्स, कुछ भी बोल सकते हो, रिवेट्स स्लैश बोल्ट्स। ठीक है, बियरिंग फेल्योर ऑफ रिवेट्स अकर्स, इट occurs when rivets slash bolts
bolts will go out of shape, बहुत इंपॉर्टेंट है, out of shape from circular to elliptical, ये इंपॉर्टेंट है, elliptical, सर्कुलर से कहां पहुंच गया, एलिप्टिकल में। अब बात कर लेते हैं कैसे ऐसा होता है, उसके बारे में हम लोग यहां पे देखते हैं। सपोज एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट कि ये आपके पास एक रिविट है, ठीक है, इस तरीके से आप इसको बना सकते हो, इस तरीके से आपने क्या कर दिया, बना लिया। अब आपने क्या किया, इस पे फोर्स लगाया, कोई भी टेंसाइल फोर्स, इधर से सपोज प्लेट से कनेक्टेड था तो आपने कोई फोर्स इधर से P लगा दिया, क्लियर, प्लेट के साथ कनेक्टेड है मान लेते हैं कुछ देर के लिए। तो आप देखोगे इसका जो हम प्रोजेक्टेड एरिया बनाएंगे तो इसका देखोगे, जो आपका प्लान व्यू में देखोगे, इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ रिविट। ये कैसा है, सर्कुलर है, पहले कैसा है, सर्कुलर। लेकिन आफ्टर बेयरिंग अगर आप देखोगे, आफ्टर बियरिंग क्या होगा कि आप देखोगे कि यहां पे जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। वो शेप अगर आप देखोगे, सपोज दैट कि ये रिविट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो कुछ जो रिविट है वो चेंज हो जाएगा, इसका डायमेंशन। तो कुछ आप देखोगे कि इसका जो शेप है, थोड़ा सा मैं यहां से बनाता हूं, चेंज करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे कुछ इस तरीके से आप इसका शेप बना सकते हो, ठीक है, फिर से आकर के ये थोड़ा सा इस तरीके से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। तो आप देखोगे कि इसका जो शेप है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। शेप कैसे चेंज हो जाएगा, जो उसका सर्कुलर शेप था, अब आप इसका जो क्रॉस सेक्शन में देखोगे जो चेंज आ जाएगा थोड़ा सा। अभी तक ये था, पहले जैसा था, सर्कुलर में क्रॉस सेक्शन था, अब जो इसका शेप बनेगा वो थोड़ा सा इलिप्टिकल। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जब बियरिंग स्ट्रेसेस लगते हैं, जैसे ये कंप्रेशन इन नेचर अगर आप देखोगे, ये बियरिंग स्ट्रेसेस बोलते हैं। मैंने बताया था विदाउट बियरिंग जो है शेयरिंग नहीं होता है। बियरिंग का मतलब होता है किसी चीज को, एक मजबूत चीज जो होती है वो कमजोर चीज को क्या होती है, दबा देती है। तो ऐसे चीज को बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड बियरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बियरिंग। और बियरिंग हमेशा कंप्रेशन इन नेचर होता है, टेंसाइल में कभी भी बियरिंग नहीं हो सकता। आप देखो ये जो स्ट्रेसेस आएंगे वो कंप्रेसिव आएंगे। जब कंप्रेशन आया होगा तो आप देखोगे इस फेस पे कंप्रेशन है और यहाँ पे क्या है, टेंशन है। तो इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। अब आप इसका जो शेप देखेंगे आफ्टर वो सर्कुलर की बजाय अब थोड़ा सा इलिप्टिकल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, दैट इज इलिप्टिकल। तो आप इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे तो ये इलिप्टिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलिप्टिकल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको बता सकते हो, ठीक है। ये ऐसा होता क्यों है, देखिए यहाँ पे इसका रीजन मैं लिखता हूं दूसरा पॉइंट करके कि बियरिंग फेल्योर ऑफ रिविट्स अकर ड्यू टू बियरिंग फेल्योर ऑफ रिविट्स अकर्स ड्यू टू क्यों अकर करेगा, अगर प्लेट मान ले मजबूत हो गई तो प्लेट क्या करेगी, अपनी मजबूती का फायदा उठा करके क्या करेगी, रिविट को दबा देगी, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, अकर्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग प्लेट इज यूज्ड एज कंपेयर्ड टू रिविट्स। मतलब जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी किसकी, प्लेट की, तब आप ऐसा हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप उसको देख सकते हो। तो ये बेयरिंग फेल्योर आपका हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जो टॉपिक हमारा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्लेट का फेल्योर कैसे होता है, उसके बारे में हमको यहाँ पे देखना है। तो नेक्स्ट डिस्कशन हमारा क्या है, प्लेट का फेल्योर है, इस तरीके से हमको देखना है। आपने इसको डायग्राम कौन बनाया, तो आफ्टर अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से शेप इसका आ जाता है। आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो कि इसका जो आउट ऑफ शेप चला जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड बियरिंग फेल्योर। अब डिस्कस करते हैं प्लेट के बारे में, जो कि हमारा प्लेट के बारे में 3-4 पोर्शन है जिनको जल्दी से डिस्कस करते हैं और अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। क्योंकि फेल्योर समझ में आ जाएगा तो अगला लेक्चर हम लोग तुरंत स्ट्रेंथ का बनाएंगे और स्ट्रेंथ का वहां पे कैलकुलेशन करेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। क्योंकि जब तक ये फेल्योर नहीं समझ में आएगा तो आपको क्लैरिटी बिल्कुल नहीं आएगी कि भैया ये शियर फेल्योर हो रहा है कि बियरिंग क्या होता है, उसके बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग वहां पे बहुत ही अच्छे से उसके बारे में पढ़ेंगे और आई होप कि आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। नेक्स्ट अगर बात करें
तीसरा नंबर पॉइंट जो है वो तीसरा क्या कहता है, तीसरे पॉइंट पे अगर हम डिस्कस करें, शियर फेल्योर ऑफ प्लेट, शियर फेल्योर ऑफ प्लेट, शियर फेल्योर ऑफ प्लेट। देखो शियर फेल्योर ऑफ प्लेट की अगर हम बात करें तो ये कब अकर होता है उसके बारे में देखते हैं। शियर फेल्योर ऑफ प्लेट will occur ड्यू टू, क्यों अकर करता है? शियर फेल्योर ऑफ प्लेट विल अकर ड्यू टू इनसफिशियंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसफिशियंट एज एंड इंड डिस्टेंसेस। मतलब अगर शियर फेल्योर प्लेट में तब अकर करता है जब आप प्रॉपर, मतलब इनसफिशियंट इंड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस रहती है, तब के केस में ऐसा होता है। मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊं आपको, इंड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस के मैंने कितना वैल्यू लिया था, मैंने 1.5 टाइम्स डाया ऑफ होल, 1.7 टाइम्स डाया ऑफ होल। ये था किसके? मशीन कट में था, मशीन कट, और ये हैंड कट में था, हैंड कट में। तो आप इस तरीके से चीजों को लिंक भी करा सकते हो, क्यों हम प्रोवाइड करते थे। अगर हम इसके फेल्योर को देखें तो कुछ इस तरीके, सपोज दैट कि दिस इज द प्लेट, फेल्योर को अगर हम देखें, सपोज दिस इज द प्लेट, इस पे पी फोर्स आपने लगा दिया, ठीक है, और आपने एक क्या किया, यहां पे आपने प्लेट है और आपने क्या लगा दिया, पी फोर्स है। क्लियर? सेम लाइन ऑफ एक्शन में आप लगाइए फोर्स को, दिस द लाइन ऑफ एक्शन सेम, ठीक है। अब आप देखोगे कि इसमें जो फेल्योर अकर करेगा, आप प्रॉपर अगर आप इसको देखेंगे, सपोज दैट कि मैंने कोई यहां पे इस तरीके से अगर हम देखें, सपोज दैट कि यहां पे आपने कोई बोल्ट बना दिया है, ठीक है, कोई बोल्ट आपने यहां पे बनाया है, कोई यहां पे बनाया है, ठीक है, इस तरीके से आपने क्या कर दिया, इसको बना दिया, ठीक है। जब आप प्रॉपर फोर्स लगाओगे, सपोज दैट कि आपने प्रॉपर इंड डिस्टेंस अगर प्रोवाइड नहीं की होगी, तो उसके लिए दिक्कतें क्या आ सकते हैं। जब आप इसको खींचोगे, अगर इसको काफी ज्यादा इसके पड़ोस लगाया होगा तो इसका शियर फेल्योर आकर हो सकता है। कैसे? जब फेल्योर इसका आकर होगा, आफ्टर फेल्योर अगर हम बात करें तो दूसरा डायग्राम में हम बात करते हैं आफ्टर शियर फेल्योर कैसे हो सकता है। शियर फेल्योर की अगर बात करें तो यहां पे जब डायग्राम आप देखोगे कुछ चेंज हो जाएगा, ये पी फोर्स, दूसरा यहां पे अगर आप शेप देखोगे कुछ इस तरीके से डायग्राम आएगा, दिस इज द डायग्राम, इस तरीके से, तो आप देखोगे दिस इज द शेप, ये आ जाएगा। आप देखोगे जब आप प्रॉपर डिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करोगे, तो जब खींचोगे इसको, जब पुल करोगे, तो ये क्या होगा कि अपनी पोजीशन से जब इंड डिस्टेंस के पड़ोस में होगा तो ये बाहर आने की कोशिश करेगा, कुछ इस पोजीशन में आ जाएगा, अगर प्रॉपर आपने प्रोवाइड नहीं किया होगा। तो आप देखोगे कि डायगोनल जो है यहां से क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, यहां से भी क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये फेल्योर होता है उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड शियर फेल्योर। क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड शियर फेल्योर। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। शियर फेल्योर का मतलब ये हुआ कि ये जो होल आप पुल करोगे, यहां से आकर के पोजीशन थोड़ा सा चेंज हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, शियर फेल्योर ऑफ द प्लेट होता है, ठीक है। अलोंग द फोर्स होगा ये, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हो। तो इसकी पोजीशन पहले जो यहां पे थी वो थोड़ा सा आप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। मान लेते हैं ये 1-1 पोजीशन पे था, पहले 1-1 पोजीशन पे था, और जब यहां पे फेल्योर हुआ है ये वाला, तो आप ये देख सकते हो कि इसकी जो पोजीशन है वो 2-2 पे आ गया। कहां पे आ गया? 2-2 पे। तो इस तरीके से आप इसको शियर फेल्योर बोल सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें शियर फेल्योर के अलावा, अब इसको रोकने के लिए अगर आप प्रॉपर इन टू प्रिवेंट शियर फेल्योर, यहां पे मैं नोट करके लिखता हूं, टू प्रिवेंट शियर फेल्योर ऑफ प्लेट प्रॉपर इंड डिस्टेंस एंड एज डिस्टेंस इज प्रोवाइडेड, एज डिस्टेंस इज प्रोवाइडेड, ठीक। इस तरीके से आप लिख सकते हो।
तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि शियर फेल्योर ऑफ द प्लेट अगर करता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या देना चाहिए, पिच डिस्टेंस प्रॉपर देनी चाहिए या एज डिस्टेंस देनी चाहिए या एंड डिस्टेंस देनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि शियर फेल्योर को रोकने के लिए आप प्लेट तो आप प्रॉपर एंड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस को प्रोवाइड करते हो। नेक्स्ट डिस्कशन अगर हम करें तो ये तो था आपका शियर फेल्योर ऑफ प्लेट। अब हम नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं टियरिंग फेल्योर ऑफ द प्लेट की बात करते हैं, वो क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो थोड़ा सा बियरिंग फेल्योर के बारे में डिस्कस करते हैं प्लेट का। अब तो शियरिंग हमने देखा, अब दूसरा टर्म जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं बियरिंग फेल्योर। क्या डिस्कस करते हैं? बियरिंग फेल्योर। नेक्स्ट है बियरिंग फेल्योर ऑफ द प्लेट। बस लास्ट के 2 से 3 अभी बचे हैं जो कि जल्दी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो है 4th नंबर, इसके बारे में डिस्कस करना। वो क्या है? वो आपका है दैट इज बियरिंग फेल्योर, बियरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट। ये कब अकर करता है, कैसे अकर करता है, उसके बारे में हम लोग यहां पे देखते हैं। बियरिंग फेल्योर आपका तब अकर होता है जब आपका रिवेट स्ट्रांग होता है और प्लेट कमजोर होती है। इट अकर्स व्हेन रिवेट स्लैश बोल्ट्स will strong as compared to plate। ठीक है, जब आपका यहां पे क्या होगा, जब रिवेट है या बोल्ट है वो स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू प्लेट, देन बियरिंग फेल्योर अकर, देन बियरिंग फेल्योर विल अकर। ये अकर करता है। अब ये कैसे होता है डायग्राम से समझते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट दिस इज द प्लेट, ये प्लेट है और ये प्लेट में आपने क्या किया, सपोज दैट टेंसाइल फोर्स आपने यहां पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, और आपका सपोज दैट ये बीच में कोई जॉइंट है आपने बनाया, सपोज दैट कि यहां पे एक आपने लगा दिया, सपोज दिस द रिवेट। क्लियर? जब आपने इसको लगा दिया, सपोज दैट कि यहां पे एक पॉइंट है 1 मैं मान लेता हूं 1 पॉइंट है, और आफ्टर अगर आप लोडिंग करोगे, जब आप इसका फेल्योर होगा, आफ्टर बियरिंग फेल्योर, आफ्टर बियरिंग फेल्योर, देखो बियरिंग फेल्योर में क्या होता है कि चीजें आउट ऑफ शेप हो जाती है। इट अकर्स व्हेन द रिवेट्स बोल्ट विल स्ट्रांग एज कंपेयर टू प्लेट, देन बियरिंग फेल्योर अकर। इसका इट मींस सच दैट या हेंस प्लेट शेप या प्लेट शेप विल चेंज, प्लेट का जो शेप होगा चेंज कहां पे, जहां पे रिवेट होल होगा, रिवेट होल के पास। ठीक है, अब आप देखोगे जैसे ही लोड लगाओगे तब क्या होगा, आफ्टर अगर हम बात करें तो डायग्राम जो चेंज होगा वो ये डायग्राम आएगा। अगर आप इसी के नीचे बनाओगे तो डायग्राम देखिए क्या होगा, ये पी फोर्स आपने लगा दिया और ये फोर्स आपने पी लगा दिया। ठीक है, मैं यहीं पे बनाता हूं चीजों को सामने ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। इस जॉइंट को जस्ट नीचे ही बनाते हैं ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। सपोज दैट इसी के नीचे जस्ट हमने बना दिया, इस तरीके से आप देखोगे, इस तरीके से। ठीक है, ये जॉइंट है, दिस इज जॉइंट, दिस इज जॉइंट। ठीक है, जब आपने पुल किया तो इसका शेप चेंज हो जाएगा। शेप कैसे चेंज होगा, अगर आप देखोगे सपोज इस पोजीशन से, तो इसका शेप कैसे चेंज हो जाएगा, प्लेट आगे की तरफ जाएगी, तो प्लेट आगे की तरफ जाएगी तो कुछ शेप आप देखोगे इसका इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये जो पहले से पोर्शन था वो थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, इस तरीके से आपका फेल्योर आएगा। ठीक है, जो पोजीशन थी, सॉरी यहां पे बनाना था, 1 मिनट, इसी के नीचे प्रोजेक्ट करते हैं इस, तो आप शेप देखोगे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो जो भी शेप आपका जब देखोगे यहां पे प्लेट का जो साइज है वो होल का जो डाया होगा वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लेट यहां पे कमजोर पड़ जा रही है और रिवेट क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। तो इस तरीके से उसको धक्का दे देगा रिवेट आपका, तो आपका जो शेप है वो प्लेट का वो क्या हो जाएगा, कुछ इंक्रीज हो जाएगा, जो कि आफ्टर लोडिंग आप देखोगे तो ये पोजीशन क्या हो जाएगी, 2-2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2-2। तो आप इस तरीके से इस चीजों को ध्यान रख सकते हो, ये प्लेट का आपका साइज चेंज हो जाएगा। क्लियर?
तो पहले ये होल का साइज ये था, अब साइज क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो। क्लियर। अब इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, टू प्रिवेंट, नोट करके लिखते हैं, टू प्रिवेंट। देखिए इसमें क्या होता है, या इसको एक और लैंग्वेज में बोल सकते हो, बेयरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट, और इसको एक और नाम देते हैं क्रशिंग ऑफ प्लेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रशिंग ऑफ प्लेट। क्या बोल सकते हो, क्रशिंग ऑफ प्लेट भी बोल सकते हो। क्रश हो जाती है मतलब जैसे ही रिविट ज्यादा मजबूत होता है, प्लेट को क्रश कर देता है, दबा देता है, तो उसे बोलते हैं क्रशिंग ऑफ प्लेट। इसको रोकना है तो प्रॉपर आप इंड डिस्टेंस, एज डिस्टेंस को आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा है टेंसाइल फेल्योर, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो दैट इज टेंसाइल फेल्योर, उसके बारे में हम लोग डिस्कस यहाँ पे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टेंसाइल फेल्योर। अब हमारे लास्ट के 1 से 2 बचे हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। टेंसाइल और स्प्लिटिंग बचा है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और अपना टॉपिक आज का कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो टेंसाइल फेल्योर है। टेंसाइल कैसे आकर करता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, क्यों आकर करता है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि टेंसाइल क्यों होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, टेंसाइल फेल्योर या उसको टियरिंग फेल्योर भी बात हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट है 5th नंबर, दैट इज टियरिंग फेल्योर, टियरिंग और टेंशन फेल्योर, टियरिंग फेल्योर और टेंशन फेल्योर ऑफ प्लेट। ठीक है, प्लेट का ऐसा ये आपका पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, मैं किसकी बात कर रहा हूं, प्लेट की बात कर रहा हूं, रिविट और बोल्ट की बात नहीं कर रहा हूं। It occurs when net tensile strength, net tensile strength greater than, net tensile strength is greater than working stress of plate, working strength ऑफ प्लेट। इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो प्लेट की वर्किंग स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा हो जाता है जब आपका नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट ये आपकी क्या है, एक प्लेट है, ये आपने क्या कर दिया, एक प्लेट बना दिया। अब इस प्लेट में आपने क्या किया, सपोज दैट ये आपका बीच का जंक्शन पॉइंट है जहां पे 2 प्लेटें मैच कर रहे हैं, और सपोज दैट ये आपने लगा रखे हैं, दिस इज द, इस तरीके से, और ये आपने टेंसाइल फोर्स यहाँ पे। टेंसाइल तभी होगा जब टेंसाइल लोड होगा, कंप्रेसिव लोड में ऐसा नहीं होगा। क्लियर, तो आप इस तरीके से कर सकते हो चीजों को। अच्छा, ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कि टेंसाइल फेल्योर क्यों आकर होता है। जब आप देखोगे जो अप्लाइड स्ट्रेंथ होगी, जो अप्लाइड लोड है, जो अप्लाइड स्ट्रेंथ होगी वो ग्रेटर हो जाए एज कंपेयर टू जो प्लेट की रजिस्टिंग वैल्यू है। तो यहां पे देखोगे जो वर्किंग स्ट्रेंथ आपकी प्लेट की रहती है, या इसको बोल सकते हो रजिस्टिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, और इसको एक नाम दे सकते हो अप्लाइड स्ट्रेंथ। अप्लाइड स्ट्रेंथ बोलो या अप्लाइड लोड बोलो, अप्लाइड स्ट्रेंथ, अप्लाइड स्ट्रेस की बात कर सकते हैं, स्ट्रेंथ की नहीं, रजिस्टिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, अब आप यहां पे देखोगे कि जो फेल्योर अकर होता है वो कैसे अकर करता है। इसको टियरिंग फेल्योर भी बोलते हैं और टेंशन फेल्योर भी बोलते हैं। इसमें जो क्रैक्स डेवलप होते हैं वो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, लोड के परपेंडिकुलर। तो आप देखोगे कि इसके जो फेल्योर अकर करता है कुछ इस तरीके से, इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से क्रैक्स डेवलप होते हैं। ठीक है, दिस इज द क्रैक्स। तो इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड टियरिंग फेल्योर, टियरिंग फेल्योर, टियरिंग फेल्योर। अब फ्रेंड्स द क्रैक्स विल डेवलप परपेंडिकुलर, दूसरा पॉइंट, क्रैक्स विल डेवलप परपेंडिकुलर टू लोड, परपेंडिकुलर टू लोड डायरेक्शन। ठीक है, लोड
डायरेक्शन। लेकिन शियर में ऐसा नहीं होता, शियर में जो होता है वो अलोंग द क्रैक्स आते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आरसीसी में भी आपने पढ़ा होगा, जब टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो उसके परपेंडिकुलर क्रैक्स डेवलप होते हैं, जब शियर होता है तो किसी एंगल पे क्रैक आता है। इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। तो आप लोड डायरेक्शन में क्या होता है, परपेंडिकुलर। देखिए यहाँ पे ये लोड आपने अप्लाई किया और लोड के जो है परपेंडिकुलर जो भी क्रैक्स डेवलप होते हैं उसको क्या बोलते हैं आपका, दैट इज कॉल्ड टियरिंग फेल्योर या टेंशन फेल्योर की बात करते हैं। ठीक है, यहां पे क्या होता है, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। एकदम जैसे लगता है कि क्रैक बहुत, आप जब इसको पुल करोगे यहां पे एक्चुअली होल है, तो होल की वजह से यहां पे क्रैक डेवलप हो जाते हैं। अब टेंशन मेंबर जब पढ़ेंगे तो आपको वहां समझाएंगे कि नेट एरिया क्या होता है, नेट टेंसाइल क्या होता है, वहां पे डिस्कस करेंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट 6, स्प्लिटिंग फेल्योर ऑफ प्लेट। स्प्लिटिंग फेल्योर ऑफ प्लेट। स्प्लिटिंग फेल्योर ऑफ प्लेट अकर्स ड्यू टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू डायगोनल टेंशन। डायगोनल टेंशन की वजह से ये अकर होता है। अगर हम इसको डायग्राम से समझें तो कैसा हो सकता है, डायगोनल टेंशन में कैसा हो सकता है, सपोज दैट कि इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, इसी प्लेट को हम फिर से बनाते हैं। डायगोनल टेंशन कैसे अकर होता है उसको डायग्राम से समझते हैं। तो जो डायगोनल टेंशन क्या होता है कि सपोज दैट कि आपने क्या किया कि प्लेट को ले लिया और इस प्लेट में सपोज दैट कि ये प्लेट आपके पास है, ये मैं डायगोनल टेंशन का डायग्राम बता रहा हूं, ये जॉइंट है, जंक्शन है जिस पॉइंट को बोलते हैं। ठीक है, सपोज दैट ये आपका बोल्ट है, यहाँ पे कोई बोल्ट वोल्ट लगा रखे हो। तो डायगोनल टेंशन का मतलब ये होता है कि जो फेल्योर आपका अकर हो कुछ इस तरीके से जाएगा, पोर्शन इस तरीके से, ऐसे यहाँ पे भी आएगा और कुछ इस तरीके से। दिस इज कॉल्ड डायगोनल। आपने पी फोर्स लगा दिया, दिस इज द पी फोर्स, दिस इज द पी फोर्स। डायगोनल का मतलब होता है कि इस पोजीशन से इस डायरेक्शन में जाना और इस डायरेक्शन में जाना, उसे क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। तो इसमें आप देखोगे कई बार क्या होता है कि ऐसा फोर्स लगता है, अगर मान लिया इसके सीजी से पास नहीं किया या इधर उधर कोई फोर्स लग रहा होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, डायगोनल टेंशन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायगोनल टेंशन। तो प्लेट क्या होती है, डायगोनली क्या होती है, बिखर जाती है इस तरीके से, तो उसे क्या बोलते हैं, डायगोनल टेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डायगोनल टेंशन आपका अकर होता है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट डिस्कशन हमारा ये है कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए और किस चीज का हमको एनालिसिस करना है। दिस इज द लास्ट पॉइंट हमारा है लेक्चर का, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो ये है कि हम लोग कैसे इसको प्रिवेंट करें, क्या है उसके बारे में हमको ध्यान देना है और किन चीजों को आपको डिजाइन करना पड़ता है और किनको हम कोडल प्रोविजंस के थ्रू रोक सकते हैं, उस चीज को हमको यहाँ पे देखना है। तो लास्ट पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। नोट करके लिखना है, नोट करके, शियरिंग, शियर कॉमा बियरिंग एंड स्प्लिटिंग फेल्योर ऑफ प्लेट will occur due to insufficient age and end distance, insufficient क्या होता है, एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस। अगर आपने दिया तो शियर फेल्योर, बियरिंग फेल्योर और स्प्लिटिंग फेल्योर ऑफ प्लेट विल अकर ड्यू टू इनसफिशिएंट एज एंड एंड डिस्टेंस। सो टू प्रिवेंट these failure we can provide proper end and edge distance। ठीक है, प्रॉपर अगर आप एंड डिस्टेंस, एज डिस्टेंस प्रोवाइड कर देते हो तो आपका जो फेल्योर है वो अकर नहीं करता है।
नेक्स्ट अगर बात करें आउट ऑफ, दूसरा पॉइंट यहां पे बात करें, आउट ऑफ 6 थे हमारे पास फेल्योर, जिसमें से आउट ऑफ 3 प्रिवेंटेड बाय प्रॉपर एज एंड इन डिस्टेंस, कॉमा रिमेनिंग थ्री जो रिमेनिंग 3 हैं उनको हमको एनालिसिस करना पड़ता है। रिमेनिंग 3 आर एनालिसिस कर सकते हो। रिमेनिंग 3 कौन कौन से हैं, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट अगर हम बात करें दैट इज शेयरिंग फेल्योर ऑफ बोल्ट, स्लैश रिवेट भी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी अगर बात करें दैट इज बियरिंग फेल्योर ऑफ बोल्ट स्लैश रिवेट्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें टीयरिंग फेल्योर और टेंशन फेल्योर, टीयरिंग और टेंशन फेल्योर ऑफ प्लेट, इस चीज का ध्यान रखिएगा। दो में क्या करना है हमको, शेयरिंग फेल्योर ऑफ बोल्ट निकालना है और रिवेट निकालना है, बियरिंग फेल्योर ऑफ बोल्ट और रिवेट निकालना है, उसके बाद में टीयरिंग और टेंशन फेल्योर ऑफ प्लेट निकालना है। इस चीज का ध्यान रखना है। मतलब अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिसाइड जो करेगा वो ये स्टैंड डिसाइड करेंगी कि इससे हमको डिजाइन करना है। तो फ्रेंड्स हमारा जो अगला लेक्चर रहेगा वो हम किस पे पढ़ेंगे कि ये जो आपने पढ़ा लास्ट का, जो अगला लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा नेक्स्ट, वो किस पे स्टार्ट करेंगे, जो भी आपने ये फेल्योर देखे 3 लास्ट में, इन जो 3 फेल्योर्स आपके हैं इन पे हम लोग इसकी स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन करेंगे। और वो लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना आप कह सकते हो। बहुत ज्यादा एसएससी जेईई में क्वेश्चन, गेट के एग्जाम में, एसएससी जेईई एग्जाम में, मेंस में भी उसका बहुत ज्यादा वेटेज है, 20 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं, सिविल सर्विसेज में भी क्वेश्चंस उसके आते हैं। तो इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करेंगे, उसकी क्या एजम्पशंस होते हैं उनके बारे में एनालिसिस करेंगे, तब हम लोग डिटेल में उसको देखेंगे। तो आप प्रॉपर इस लेक्चर को देखिए, नोट्स बनाइए। जब आप ये लेक्चर समझ जाओगे तो अगला लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा मत करिएगा कि एक लेक्चर इधर पढ़ रहे हैं उसके बाद बीच का छोड़ दे रहे हैं, तब आपको चीजें लिंक नहीं हो पाएंगी। क्योंकि मेरा जो लेक्चर है वो हर एक लेक्चर से, पिछले वाले लेक्चर से चीजें लिंक होती हैं। तो आपको क्या करना है, हर एक लेक्चर को पढ़ना है और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।